सारी कंडीशंस खत्म हो गई, लेकिन अभी भी एक कंडीशन जो यहां पे मैंडेटरी कंडीशन है, क्योंकि वर्ड क्या यूज हुआ है, एंड, मतलब ये भी फुलफिल होना जरूरी है। और क्या लिखा है आगे, एंड इट इज एक्सेप्टेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द डोनी। मतलब डोनर को सिर्फ प्रॉपर्टी गिफ्ट नहीं करनी है, रादर द प्रॉपर्टी मस्ट बी एक्सेप्टेड ईदर बाय द डोनी और by any other person on behalf of the donee. For example, डोनीज एजेंट, डोनी ने या तो खुद एक्सेप्ट की या डोनी के बिहाफ पे किसी ने एक्सेप्ट की, डोनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स, डोनी के एजेंट एटसेट्रा। अब ये क्या बात हुई, एक्सेप्टेंस, फिर से वही बात आ गई। एक्सेप्टेंस तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी है ना। जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा तो ट्रांसफर कैसे बन सकता है, और होगा तो सब कुछ कॉन्ट्रैक्ट से ही, चाहे आप सेल ले लो, चाहे आप लीज ले लो, मॉर्टगेज ले लो, कॉन्ट्रैक्ट के बिना तो होगा नहीं। और जब तक एक प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्या कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? तो एक्सेप्टेंस तो मैंडेटरी होती है ना। कहीं तो लिखी नहीं थी, क्या सेल में लिखा था द बायर शैल एक्सेप्ट? क्या मॉर्टगेज में लिखा था द मॉर्टगेजी शैल एक्सेप्ट? लिखा था क्या? पर यहां पे लिखा है दैट द डोनी शुड एक्सेप्ट इट। मतलब डोनर को वॉलंटरली प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है, और गिफ्ट तब तक पूरी नहीं होगी जब तक डोनी उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट नहीं कर लेता। मतलब अगर डोनी ने एक्सेप्ट नहीं की तो गिफ्ट नहीं होगी। पर डोंट यू थिंक ये तो हर एक ट्रांसफर की रिक्वायरमेंट है। अगर मैं सेलर हूं, मैंने आपको एक प्रपोजल किया दैट आई वांट टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू यू फॉर ₹1 लाख। अब जब तक आप मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्या सेल हो पाएगी? हो पाएगी क्या? क्योंकि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, और जब कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा तो सेल तो दूर की बात है। यस और नो? तो एक्सेप्टेंस तो सेल में भी चाहिए, एक्सेप्टेंस मॉर्टगेज, लीज, एक्सचेंज सब में चाहिए। यहां पे इसको एज एन एसेंशियल टर्म लिखा क्यों है? नहीं भी लिखा होता, ऑफ गिफ्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट की तो बात हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही तब है, पढ़ा है आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। जब तक प्रॉमिस ही नहीं बनेगा तब फिर हम उसको अग्रीमेंट नहीं बना सकते, और जब अग्रीमेंट नहीं बनेगा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। तो एक्सेप्टेंस तो चाहिए ही। कहीं और लिखा नहीं था, यहां लिख दिया है, सिर्फ यहीं लिखा है। और यहां पे सिर्फ लिखा नहीं है, मैंडेटरी कंडीशन है। इफ इट इज नॉट डन, एक्सेप्टेंस अगर नहीं हुई तो गिफ्ट नहीं होगी। वो तो सेल में भी होता है। वाई इट इज अ मैंडेट हियर? क्या लगता है क्यों जरूरी है? ये प्रूव करना है। एसेंशियल एलिमेंट का मतलब होता है आपको प्रूव करना पड़ेगा। अगर कोर्ट में ये इशू रेज हुआ है कि इन दोनों के बीच में एक वैलिड गिफ्ट हुई है या नहीं हुई है, तो आपको अपने पार्ट पे ये प्रूव करना पड़ेगा, अगर आप डोनी हो, कि मैंने एक्सेप्ट किया था या मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था। दिस इज एन एसेंशियल एलिमेंट। व्हाई डू यू थिंक द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस इज मैंडेटरी और एक्सप्रेसली गिवन हियर, इवन दो इम्प्लाइडली तो सब में ही होता है? व्हाई? कोई तो रीजन होना चाहिए। ओके, सो फोर्सफुली, ठीक है, वो इसने प्रूव कर दिया दैट आई एम गिविंग दिस गिफ्ट वॉलंटरली, तो वो वॉलंटरली हो गया। लेकिन उसके साथ साथ इट शुड बी एक्सेप्टेड ऑल्सो, एक्सेप्टेड बाय द डोनी। वाई एक्सेप्टेड? बिकॉज देर इज नो कंसिडरेशन। यस, तो उससे क्या होगा? तो वही चीज है, एक्सेप्ट, मैं मना नहीं कर रही, एक्सेप्ट नहीं होगा तो आप कुछ ही नहीं कर सकते, बट वो एक्सेप्टेंस तो फिर सब में जरूरी थी ना। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, मैंने आपको लीज का प्रपोजल दिया, अगर आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो क्या लीज होगी? नहीं होगी ना। तो वहां क्यों नहीं लिखा है एक्सेप्टेंस?
मैंडेटरी है, होना तो सब में चाहिए ना, बिना एक्सेप्टेंस के तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा। वाई ओनली गिफ्ट, वाई नॉट अदर ट्रांसफर्स? जबकि ऐसा नहीं है अदर ट्रांसफर्स में लिखा नहीं है तो होगा नहीं, होगा तो, वरना अगर एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो फॉरगेट अबाउट ट्रांसफर। कोई तो रीजन होना चाहिए। हिंट दू? एवर हर्ड ऑफ द कॉन्सेप्ट नोन एज परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? क्या होता है परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? अपने अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करना, यस और नो? मतलब अगर सेल है तो सेल में परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? सेलर और बायर दोनों अपने अपने ऑब्लिगेशंस को जब परफॉर्म कर देंगे तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा। सेलर का ऑब्लिगेशन क्या होता है? प्रॉपर्टी का ओनरशिप देना। बायर का ऑब्लिगेशन क्या होता है? प्राइस पे करना, यस और नो? सेम लीज में भी लेसर और लेसी दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, दोनों जब तक अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक कॉन्ट्रैक्ट का कोई फायदा नहीं है। अब लेसर अपना पार्ट परफॉर्म करेगा, लेसर की ऑब्लिगेशन इज टू ट्रांसफर द पोजेशन एंड एंजॉयमेंट। लेसी कैसे परफॉर्म करेगा? बाय पेइंग दी रेंट। अब इन सबको अगर मैं गिफ्ट से कंपेयर करूं, गिफ्ट चाहे जैसा भी सही है तो कॉन्ट्रैक्ट ही, हर कॉन्ट्रैक्ट के जैसे गिफ्ट का भी परफॉर्मेंस तो होगा ही। अब अगर परफॉर्मेंस ऑफ गिफ्ट की बात करें तो दोनों पार्टीज का अपना अपना ऑब्लिगेशन होना चाहिए। डोनर ने तो अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर दिया, प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपको देके आप क्या परफॉर्म करोगे? इधर तो कंसीडरेशन भी नहीं है, यस और नो? अगर कंसीडरेशन होती जैसे लीज में थी, जैसे सेल में थी, तो जब आप कंसीडरेशन पे करते मान लिया जाता कि आपने भी अपना पार्ट ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर दिया है। यहां पे अगर डोनी के पार्ट पे हम एक्सेप्टेंस मैंडेटरी नहीं करेंगे तो ये कैसे पता लगेगा कि डोनी ने अपना पार्ट परफॉर्म किया है या नहीं? यस और नो? पे उसको करना नहीं है, कुछ नहीं है। गिफ्ट में क्या होता है? बस डोनर डोनी को ओनरशिप दे रहा है, लेकिन वो तो उसने अपना पार्ट परफॉर्म किया है ना। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? इट इज ऑलवेज म्यूचुअल कंसेंसस एड इडम, अग्रीइंग अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। डोनर ने अपनी प्रॉपर्टी की ओनरशिप आपको देके अपनी तरफ से तो उसने दिखा दिया कि उसका कंसेंसस है, आपका भी कंसेंसस है, वो आप कैसे दिखाओगे? एक बायर तो दिखा देता है, बायर ने प्राइस पे कर दिया मतलब बायर का कंसेंसस है, लेसी ने रेंट पे कर दिया मतलब लेसी का कंसेंसस है, यस और नो? डोनी कैसे दिखाएगा? ये तो विदाउट कंसीडरेशन है ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा जिससे आपकी विलिंगनेस दिखे या फिर जिससे आप फाइनली अपना पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सको। तो परफॉर्मेंस के लिए आपको कुछ तो करना ही पड़ेगा। कंसीडरेशन इधर है नहीं, तो द ओनली एक्ट विच रिमेन्स इज एक्सेप्टेंस। क्योंकि पार्टीज एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो ही टाइप के एक्ट करती हैं, प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का एक्ट, या फिर कंसीडरेशन के बदले में कंसीडरेशन का एक्ट, यस और नो? कंसीडरेशन इधर है नहीं तो आप दूसरा वाला जो बचा एक्सेप्टेंस, एक वही एक्ट है जो करके हम ये प्रूव कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गिफ्ट हैज बीन डन। वरना कैसे पता लगेगा? और एक कॉन्ट्रैक्ट तब तक परफॉर्म नहीं पूरा होता है जब तक दोनों पार्टीज अपने अपने पार्ट ना परफॉर्म कर ले। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा भी था सेक्शन 53 कैपिटल ए पार्ट परफॉर्मेंस, यस और नो? जब एक पार्टी ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है, दूसरे वाले ने नहीं किया है, तो क्या वो वैलिड परफॉर्मेंस मानी जाती है? नो, दोनों को करना है ना। तो दूसरा वाला जो डोनी है उसको कुछ पे करना नहीं है तो वो परफॉर्म क्या करेगा? फॉर दैट पर्पस, इवन दो एक्सेप्टेंस इज मैंडेटरी इन एवरी ट्रांसफर, बट इट इज मैंडेटरी, एक्स्ट्रा मैंडेटरी इन गिफ्ट। गिफ्ट में वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनाने का एक एसेंशियल एलिमेंट नहीं है, रादर इट इज एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द गिफ्ट ऑल्सो। कॉन्ट्रैक्ट का तो है ही, लेकिन गिफ्ट का भी ये एक एसेंशियल एलिमेंट है। अदरवाइज डोनी के पार्ट पे क्या ऑब्लिगेशन परफॉर्म हुई, दैट कैन नॉट बी प्रूव। समझ आ रहा है?
यहां लिखा है, इसका मतलब ये नहीं बाकियों में होता नहीं है, होता सब में है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं होगा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, लेकिन उसी को यहां पे लेजिस्लेचर ने एक्सप्रेसली लिखा है, बिकॉज और कोई एक्ट डोनी के पार्ट पे गिफ्ट में होता ही नहीं है। उसका काम एक ही है, उसको पे करना नहीं है, उसका सिर्फ एक ही काम है गिफ्ट लेना, तो वो तो करना ही पड़ेगा ना, यस और नो। इसी रीजन से द एक्सेप्टेंस ऑफ द गिफ्ट इज ऑल्सो मैंडेटरी। अब वो एक्सेप्टेंस या तो डोनी खुद भी कर सकता है या फिर डोनी के बिहाफ पे एनी अदर पर्सन, बिकॉज हमने टीपीए में पढ़ा है ट्रांसफरी कैन बी एनी पर्सन, इवन अ माइनर, एन अनसाउंड माइंडेड पर्सन, अ कंसीव्ड चाइल्ड, यस और नो, कोई भी हो सकता है। ट्रांसफरी तो कोई भी हो सकता है, लेकिन हर एक ट्रांसफरी अपनी कैपेसिटी में गिफ्ट को एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता ना। हम एक माइनर को गिफ्ट कर तो सकते हैं, बट वो माइनर इतनी कैपेसिटी नहीं रखता है कि वो गिफ्ट को एक्सेप्ट करे, तो उसके बिहाफ पे उसका गार्जियन एक्सेप्ट करेगा, यस और नो। तो या तो डोनी या डोनी के बिहाफ पे, अगर डोनी इनकॉम्पिटेंट है तो डोनी के बिहाफ पे कोई भी और पर्सन गिफ्ट को एक्सेप्ट करेगा, बट अगर गिफ्ट का एक्सेप्टेंस एक्सप्रेसली एक्सप्लिसिटली नहीं प्रूव किया गया तो वो वैलिड गिफ्ट नहीं होगी। देखो इसी को, ये जो एक्सेप्टेंस वाला है, इसी को हम हमेशा इसके पैरा 2 के साथ पढ़ते हैं। पैरा 2 में देखो क्या बोला गया, एक्सेप्टेंस से ही रिलेटेड है, एक्सेप्टेंस व्हेन टू बी मेड, सच एक्सेप्टेंस, जो अभी एक्सेप्टेंस की बात की गई, इट मस्ट बी मेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर एंड व्हाइल द डोनर इज स्टिल capable of giving. That means डोनी को एक्सेप्टेंस देनी जरूरी है, और वो एक्सेप्टेंस कब दी जानी चाहिए, डोनर के लाइफ टाइम में। मतलब डोनर ने आपको प्रपोजल दिया गिफ्ट करने का, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, और वो एक्सेप्टेंस सिर्फ देनी नहीं है, उसका टाइम पीरियड भी मेंशन कर दिया गया कि वो एक्सेप्टेंस डोनर के लाइफ टाइम के दौरान ही आपको देनी पड़ेगी। अगर डोनर की डेथ हो चुकी है आपके एक्सेप्टेंस देने से पहले, तो क्या आप एक्सेप्टेंस दे सकते हो? नो। व्हाई? व्हाई? ये भी कुछ अलग ही है कि अगर किसी ने मुझे गिफ्ट करने का प्रपोजल किया है, मुझे वो गिफ्ट एक्सेप्ट करना जरूरी है, तभी वो वैलिड गिफ्ट होगी, लेकिन वो एक्सेप्टेंस भी मुझे सिर्फ और सिर्फ उस पर्सन के लाइफ टाइम के दौरान ही देनी है, उसकी डेथ के बाद मैं वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकती। व्हाई? नहीं, क्यों नहीं होगा? सेल कैसे होगी फिर मॉर्टगेज कैसे होगा, लीज कैसे होगी? सब में होना चाहिए ना, यस और नो। सब में क्यों नहीं है, इसमें क्यों है? नो, दीज आर स्पेशल फीचर्स, तभी हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर सेल में भी किसी ने मुझे प्रपोजल किया, मैंने उसका एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन उससे पहले उसकी डेथ हो गई, अब मुझे सेल कौन करेगा? इंटरेस्ट वेस्ट कब हो रहा है? देखो, इफ डोनर डाइज बिफोर, ठीक है, डोनी इसके नीचे वाले में आएंगे, अगर डोनी एक्सेप्टेंस के पहले ही डोनी की डेथ हो गई तो गिफ्ट वॉइड हो जाएगी, वो तो होगी, बट वाई ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द डोनर? मतलब अगर जिसको गिफ्ट दी जा रही है वो एक्सेप्ट करता उसके पहले उसकी खुद की डेथ हो गई, तब तो वॉइड होगी, क्योंकि तब तो एक्सेप्टेंस दी नहीं जा सकती। लेकिन अगर डोनर की भी डेथ हो गई तब भी एक्सेप्टेंस नहीं दी जा सकती, ऐसा यहां पे बोला है कि एक्सेप्टेंस आपको डोनर की लाइफ टाइम में देनी है। द रीजन हियर इज, ये इसमें और किसी भी ऐसा नहीं है कि बाकी के जो ट्रांसफर्स हैं वहां पे ये चीज रिक्वायर्ड नहीं होती, वहां पे भी अगर आप जो बोल रहे थे अभी आप लोग कि उसके बाद होगा कैसे, तो फिर वैसे तो सब में होगा। सेल कैसे होगी, फिर लीज कैसे होगी,
और गिफ्ट एक्सचेंज कैसे होगा, मॉर्गेज कैसे होगा, वो तो सब में ही होगा ना। और वो उसमें क्या, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप करो, XYZ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करोगे, वो भी उसके भी परफॉर्मेंस पे क्वेश्चन उठेगा, बट दिस इज स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन गिफ्ट। द रीजन हियर इज कि यहां पे कंसीडरेशन तो दिया नहीं जा रहा, मतलब परफॉर्मेंस किस बेसिस पे हो रहा है, वो आपको गिफ्ट कर दे और आप उसको एक्सेप्ट कर दो। द मोमेंट द एक्सेप्टेंस इज गिवन, द ट्रांसफर इज डन। एंड ट्रांसफर का मतलब टीपीए के अकॉर्डिंग क्या होता है, क्रिएशन ऑफ अ न्यू इंटरेस्ट। जैसे ही आप एक्सेप्टेंस दोगे, तुरंत द क्रिएशन ऑफ द ओनरशिप इन द डोनी विल बी डन। और हमने क्या पढ़ा है, टीपीए ऑलवेज डील्स विथ ट्रांसफर्स inter vivos. That means at the time of transfer, at the time of creation of a new interest, both the parties must be living. Yes or no? तो अगर एक की डेथ हो चुकी है तो क्या वो इंटर विवोस हुआ, वो तो टेस्टिमेंट्री हो गया ना, एग्जीक्यूटेड आफ्टर द डेथ। अलाउ कर सकते हैं क्या डेथ के बाद भी देने के लिए? अगर ये डोनर है और ये डोनी है, इसने इसको प्रपोजल दे दिया, अब जैसे ही ये अपना एक्सेप्टेंस दे देगा, तुरंत उसी टाइम पे क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि और तो कुछ करना नहीं है। इसने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, इसने आप अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया, ट्रांसफर डन, मतलब इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा। और टीपीए ने क्या बोला है, टीपीए ने बोला है जब भी इंटरेस्ट क्रिएट होता है उस टाइम पे ट्रांसफर इंटर विवोस होना चाहिए, मतलब दोनों पार्टीज लिविंग होनी चाहिए। यहां पे अगर इसने 1 जनवरी को अपना एक्सेप्टेंस दिया है और इस पर्सन की डेथ 15 दिसंबर को हो चुकी है ऑलरेडी, जिस दिन 1 जनवरी को ये अपना एक्सेप्टेंस देगा, इंटरेस्ट तो उस दिन क्रिएट होगा ना, ट्रांसफर तो उस दिन कंप्लीट होगा। यस और नो? मतलब जिस दिन पे क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है उस दिन पे सिर्फ एक ही पार्टी लिविंग है, द अदर पार्टी हैज ऑलरेडी डाइड। तो क्या ये इंटरविवोस है? क्या ये इंटरविवोस है? नो। यस और नो? नो नो, रिलिंक्विशमेंट इज डिफरेंट। रिलिंक्विशमेंट का मतलब होता है अपना इंटरेस्ट खत्म कर देना। इफ आई एम रिलिंक्विशिंग माई इंटरेस्ट, दैट मीन्स मैं अपना इंटरेस्ट डिसॉल्व कर रही हूं। गिफ्ट इज नॉट दैट। गिफ्ट इज मैं आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हूं। रिलिंक्विश में एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट तो होता है, बट क्रिएशन ऑफ न्यू इंटरेस्ट तो नहीं होता ना। गिफ्ट में मैं आपका इंटरेस्ट क्रिएट कर रही हूं और अपना खत्म भी तो कर रही हूं ना। सो गिफ्ट इज डिफरेंट, रिलिंक्विशमेंट इज डिफरेंट। यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे सबसे मेन रीजन इज इंटरविवोस। अगर इसकी डेथ के बाद एक्सेप्टेंस दिया गया है तो इंटरविवोस ही जस्टिफाई नहीं होगा ना, क्योंकि ट्रांसफर वाले दिन पे एक डेड है एक लिविंग है। क्योंकि सिर्फ प्रपोजल करने से तो ट्रांसफर हुआ नहीं है, ट्रांसफर कंप्लीट होगा अपॉन एक्सेप्टेंस, और एक्सेप्टेंस वाले दिन पे वन इज लिविंग वन इज डेड, इट इज नॉट इंटरविवोस। जब वो इंटरविवोस ही नहीं है तो वो टीपीए का तो सब्जेक्ट मैटर ही नहीं हो सकता ना। अब क्वेश्चन आता है ये चीज बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में क्यों नहीं दी गई है? क्योंकि बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रपोजल और एक्सेप्टेंस के बाद भी फॉर्मेलिटीज होती हैं, लाइक ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, पेमेंट ऑफ प्राइस। और जब आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो वहां पे क्लियरली बोला गया है कि अगर प्रोमिसर या प्रोमिसी में से किसी एक की डेथ हो जाती है तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स भी उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर सेल है, मॉर्गेज है, जहां पे आगे भी फॉर्मेलिटीज बची हैं, उसके पहले ही अगर उनमें से किसी एक की डेथ हो जाए तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स तो उनके बेसिस पे, उनके बिहाफ पे परफॉर्म कर ही सकते हैं। यहां पे कोई और लीगल फॉर्मेलिटी है ही नहीं,
ये करते ही, एक्सेप्टेंस देते ही इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा, और जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा उस टाइम पे दोनों का लिविंग होना जरूरी है, तभी तो इंटरविवोस होगा। और इंटरविवोस ही नहीं होगा तो सबसे पहले तो टीपीए अप्लाई ही नहीं होगा ना, फॉरगेट अबाउट एनी अदर थिंग। यस और नो? जनरली अगर ये सेल होती, सेलर ने प्रपोजल दिया होता, बायर को एक्सेप्टेंस देना होता, और एक्सेप्टेंस बायर देता उसके पहले ही सेलर की अगर डेथ हो जाती तो उसके एलआर्स तो उसको फुलफिल कर सकते हैं अगर बायर ने एक्सेप्टेंस दे दी है। वहां पे जब आप सेक्शन 6 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ते हो तो वहां पे क्या बोला गया? दैट इफ द एक्सेप्टर हैज गिवन द एक्सेप्टेंस without the knowledge about the death of the proposer, then it is a valid acceptance. Yes or no? और अगर प्रपोजर की डेथ के बारे में उसको पता भी लग गया था, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट इस तरीके का है जिसको कोई और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी परफॉर्म कर सकते हैं, तो फिर एलआर्स परफॉर्म करने के लिए बाउंड है। जैसे अगर पर्सनल स्किल्स पे बेस्ड कॉन्ट्रैक्ट है, तब तो अगर प्रपोजर की डेथ हो गई तो उसके एलआर्स उसको परफॉर्म नहीं कर सकते, बट प्रॉपर्टी रिलेटेड जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो तो एलआर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं परफॉर्म होगा, वो हो सकता है, एलआर्स कर सकते हैं इफ इट इज नॉट अ पर्सनल क्वालिफिकेशन बेस्ड, बट दिस इज एक्सप्रेसली गिवन इन गिफ्ट। द रीजन इज गिफ्ट में ये करते ही ट्रांसफर खत्म हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। बाकी के कॉन्ट्रैक्ट्स में, सेल में, मॉर्गेज में, प्रपोजल एक्सेप्टेंस होने से आपका कॉन्ट्रैक्ट तो बन रहा है बट ट्रांसफर कंप्लीट नहीं हो रहा है। ट्रांसफर मतलब क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट होगा जब सारी ऑब्लिगेशंस फुलफिल होंगी। यहां पे एक्सेप्टेंस देते ही द इंटरेस्ट इज बीइंग क्रिएटेड, और उसी क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट के टाइम पे जरूरी है, टीपीए का एसेंस ही है कि उस टाइम पे दोनों पार्टीज लिविंग होनी चाहिए, वरना इसमें और विल में डिफरेंस ही क्या रह गया? विल भी तो यही होती है कि जो विल बनाता है उसकी डेथ होने के बाद उसकी प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट बाकी लोगों में क्रिएट होता है। दैट इज अ टेस्टिमेंट्री ट्रांसफर, नॉट इंटरविवोस, दस नॉट अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ टीपीए, बट गिफ्ट तो एक इंटरविवोस ट्रांसफर है, बीइंग डन बाय द एक्ट ऑफ द पार्टीज। तो एक्ट करने के लिए पार्टीज लिविंग भी तो होनी चाहिए। यस और नो? समझ आ रहा है ये? ऑल राइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमें पता होना चाहिए कि ऐसा यहां पे क्यों लिखा है, दैट द एक्सेप्टेंस must be made during the lifetime of the donor। और आगे देखो क्या बोला गया, and while he is still capable of giving। what do you mean by still capable of giving? lifetime means living होना चाहिए, still capable of giving मतलब यहां पे दो चीजें बोली गई है। पहला, एक्सेप्टेंस के टाइम पे डोनर लिविंग होना चाहिए, तभी वो इंटरविवोस होगा। दूसरा, एक्सेप्टेंस के टाइम पे द डोनर मस्ट बी स्टिल केपेबल ऑफ गिविंग। उसका मतलब साउंड माइंड और मेजर माइनर, ठीक है, वो सारी चीजें भी ठीक है, और एंटाइटलमेंट, करेक्ट, एंटाइटलमेंट एंड ऑथोराइजेशन। स्टिल केपेबल ऑफ गिविंग का मतलब है अभी भी उसके पास उस प्रॉपर्टी का या तो एंटाइटलमेंट या तो ऑथोराइजेशन कुछ तो होना ही चाहिए। यस और नो? मतलब इधर क्या बोला जा रहा है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 15 दिसंबर को डोनर ने डोनी को प्रपोजल ऑफ गिफ्ट किया था और 1 जनवरी को डोनी ने उसका एक्सेप्टेंस दिया, लेकिन बाय चांस जब डोनी ने उसका एक्सेप्टेंस दिया तब ये डोनर लिविंग तो था, लेकिन ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी किसी को सेल कर चुका था। अब क्या ये पर्सन ओनरशिप देने के लिए केपेबल रहा है? नो। तो क्या वो एक्सेप्टेंस वैलिड गिफ्ट में कन्वर्ट होगी? नो। दैट मींस जो कैपेसिटी सेक्शन 7 ऑफ टीपीए में बोली गई थी कि एक ट्रांसफरर बनने के लिए यू शुड ईदर बी एंटाइटल्ड और ऑथोराइज्ड टू ट्रांसफर। द रीजन हियर इज, हमने यहां पे बोला, पहले तो बोला डोनर लिविंग होना चाहिए, क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस देते ही न्यू इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा।
और न्यू इंटरेस्ट क्रिएट होते टाइम ट्रांसफर इंटर विवोस होना चाहिए। दूसरी चीज हमने क्या बात की यहां पे कि एक्सेप्टेंस के टाइम पे डोनर के पास अभी भी एंटाइटलमेंट या ऑथोराइजेशन होना चाहिए। द रीजन इज एक्सेप्टेंस से सिर्फ और सिर्फ न्यू इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होगा, साइमल्टेनियसली एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट एक्सटिंग्विश भी तो होगा। तो एक्सटिंग्विश होने के लिए इंटरेस्ट होना भी तो चाहिए। यस और नो? ओनरशिप है ही नहीं तो ओनरशिप एक्सटिंग्विश कहां से होगी? और जब है ही नहीं तो क्रिएट भी नहीं हो सकती। यस और नो? तो एक्सेप्टेंस एक वैलिड एक्सेप्टेंस तभी मानी जाएगी जब फर्स्टली द डोनर वाज लिविंग एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, सेकेंडली द इंटरेस्ट ऑफ द डोनर वाज स्टिल इंटैक्ट। मतलब जो इंटरेस्ट उसका प्रपोजल के टाइम पे था वो इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, क्योंकि एक्सेप्टेंस के आगे कुछ नहीं बचा। एक्सेप्टेंस होते ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी, तो आपके पास प्रॉपर्टी होनी भी चाहिए। समझ आ रहा है ये? क्लियर है? इसकी लास्ट लाइन देखो क्या बोली गई है, इफ दी डोनी डाइज, अब बात हो रही है डोनी की डेथ की, इफ दी डोनी डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस द गिफ्ट इज वॉइड। मतलब डोनी एक्सेप्टेंस देता, उसके पहले ही डोनी की डेथ हो गई तो भी गिफ्ट वॉइड हो जाएगी।